Good morning, students. In my previous lecture, I taught you about Greek War of Independence, but some part was left. Hence, today I will complete it. Let's start. Meanwhile, however, the Greek of southern peninsula had risen in full revolt. हमने पहले आपको बता दिया था कि पहले नॉर्दर्न पार्ट में रिवॉल्ट हुआ था, जिसमें सुल्तान मोहम्मद सेकेंड ने पूरी तरह से उसे कुचल दिया गया था, उस रेवोल्यूशन को कुचल दिया था। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट में जो रेवोल्यूशन हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि रूस का जो अलेक्जेंडर फर्स्ट था किंग, उसका सपोर्ट प्राप्त करना। बट अनफॉर्चुनेटली रूस ने किसी प्रकार की सपोर्ट नहीं की थी, इसीलिए इसे पूरी तरह से कुचल दिया गया था। अब क्या है, नॉर्दर्न पार्ट तो फेल्योर हुआ, रेवोल्यूशनरीज का जो अपना उसका स्कीम था वह फेल हो गया। अब हम साउदर्न पार्ट में पढ़ेंगे। मीनवाइल हाउएवर द ग्रीक्स ऑफ द साउदर्न पेनिनसुला हैड राइजन इन फुल रिवोल्ट। जो साउदर्न पार्ट था, साउदर्न पेनिनसुला, वहाँ पर पूरी तरह से रिवोल्ट फैल गया। द स्ट्रगल दैट एंस्योर्ड वाज लॉन्ग एंड बिटर एंड वाज कंडक्टेड विद सेवेज एट्रोसिटीज ऑन बोथ साइड। दोनों ही साइड से काफ़ी हिंसात्मक घटनाएं हुई, खूब हत्याएं हुई। फॉर द फर्स्ट 6 years तक 1821 to 27 the European powers did not intervene and the Greeks maintained a heroic struggle। तो 6 years तक, जो कि 1821 से 27 तक रिवॉल्ट हुआ, उसमें यूरोपियन पावर ने इन्हें किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया और ग्रीक के लोग जो है हेरोइक ढंग से स्ट्रगल किया, वहाँ संघर्ष को जारी रखा। बट व्हेन द इजिप्टियन फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ द इब्राहिम केम टू द हेल्प ऑफ द टर्की सुल्तान, जब 6 साल तक लड़ने के बाद भी जो है टर्की ने पराजित नहीं कर सका था, तब इजिप्ट की सेना, वहाँ के जो इब्राहिम थे, उसने इजिप्टियन सेना को इसके टर्की के सपोर्ट के लिए भेजा, यानी इस्लाम के नाम पर सपोर्ट करने के लिए भेजा, ताकि ग्रीक पर फिर से विजय प्राप्त कर सके। यही सबसे बड़ी मिस्टेक हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि टर्की के सपोर्ट में इजिप्ट आया, वैसे ही यूरोपियन पावर ने इसका ग्रीक का सपोर्ट कर दिया। द सिचुएशन चेंज सो ग्रेट वाज द सक्सेस ऑफ इब्राहिम द रसिया declared her intentions to intervene to save the Greek from extinctions। अब क्या है, जैसे ही इब्राहिम ने युद्ध में प्रवेश किया, वैसे ही रसिया ने जो है वह ग्रीक के फेवर में सपोर्ट कर दिया, युद्ध में जो है रसिया प्रवेश कर गया। यूरोपियन पावर्स वर अपोज टू आइसोलेट एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ रसिया। शुरू में जो यूरोपियन पावर्स थे, वे रसिया को आइसोलेट करना चाहते थे, इसीलिए उसने अपोज किया, विरोध किया। हैंस इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया डिस्पैच्ड अ जॉइंट नोट टू टर्की। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि ईसाई के नाम पर, क्रिश्चियन के नाम पर इंग्लैंड और फ्रांस ने भी अपनी सेना रसिया के सपोर्ट में भेज दी, ताकि ग्रीक को जो है इंडिपेंडेंट किया जा सके। ऑफरिंग देयर मेडिएशंस एंड आस्किंग टर्की टू मेक एन आर्मिस्टिस विद द ग्रीक एंड टू ग्रांट देम ऑटोनॉमी। अब क्या है, इनकी सेना जो है जब प्रवेश की युद्ध में, तब अब जो है टर्की पर दबाव डालने लगा कि वह ग्रीक को स्वतंत्र कर दे। आफ्टर इनिशियल रेसिस्टेंस एंड अ डिफीट एट नवारिनो
कहाँ पर डिफीट हुआ? नवारिनो एट द हैंड ऑफ द एंग्लो फ्रेंच फ्लीट द टर्किश सुल्तान हैड टू कॉन्सेड। जब नवारिनो में जो है वह पराजित हुआ तब टर्की के सुल्तान जो है वह संधि करने के लिए तैयार हो गया। बाय द ट्रीटी ऑफ द एड्रियोनोपल, और इसे जो है कॉन्स्टेंटिनोपल, आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे कॉन्स्टेंटिनोपल 1829 में एक ट्रीटी हुई कॉन्स्टेंटिनोपल या एड्रियोनोपल। टर्की रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ ग्रीस। ग्रीस ने टर्की को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। प्रिंस ओटो, जब आज़ादी प्राप्त हुई तो ओटो जो वहाँ का प्रिंस था, द सन ऑफ द रूलर ऑफ द बेवेरिया बिकेम द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिपेंडेंट ग्रीस। अब क्या है कि बवेरिया जो किंग था, रूलर था, उसका बेटा जो ओटो था, प्रिंस जो था ओटो, उसको इंडिपेंडेंट ग्रीस का किंग घोषित कर दिया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं ग्रीक जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में विकसित हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ हंगरी। अब हंगरी के इंडिपेंडेंस के बारे में हम देखेंगे। सिंस द प्रीहिस्टोरिक टाइम ईस्टर्न यूरोप हैज़ बीन द मीटिंग प्लेस ऑफ रेसेस, ग्रीक्स, सर्ब्स, बुल्गार्स, अल्बेनियंस एंड स्लाव। हम ईस्टर्न यूरोप में देखेंगे कि मुख्य रूप से जो रेसेस थे वहाँ के, वे ग्रीक थे, सर्ब्स थे, बुल्गार्स, अल्बेनियंस और स्लाव जाति के थे। हैंस नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑलवेज posed a major problem in this region due to ethnic identities। उसमें एथनिक आइडेंटिटीज भिन्न भिन्न थे, अलग अलग थे, इसलिए उसमें यूनिटी नहीं थी, इसलिए वहाँ पर नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि सभी एक दूसरे के फीलिंग को काटते थे, उसका अपोज करते थे। ऐसे कंडीशन में नेशनलिटी नहीं आ सकती है। द ऑस्ट्रियन एम्पायर वॉज एन assemblage of a number of states inhabited by different races। अब ऑस्ट्रियन एम्पायर जो था उसने बहुत सारे स्टेट्स को डिफीट करके बहुत सारे रेसेस जिसमें इंक्लूड थे वहाँ को असेंबल करने का, मिलाने का प्रयास किया। ईच ऑफ विच हैड नेशनल एस्पिरेशंस ऑफ इट्स ऑन, जिसके अपने नेशनल एस्पिरेशंस थे। इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द हंगेरियंस देयर वाज कंक्लूडेड इन 1867 बिटवीन ऑस्ट्रिया एंड हंगरी आ कॉम्प्रोमाइज। 1867 में ऑस्ट्रियंस को जो है सेटिस्फाई करने के लिए ऑस्ट्रिया और हंगरी के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, विच क्रिएटेड अ क्यूरियस किंग ऑफ स्टेट डिफाइंग क्लासिफिकेशंस एंड वाज एब्सोल्युटली यूनिक। इसमें जो है बिल्कुल यूनिक तरह के जो है वहाँ पर क्लासिफिकेशन हुआ रूलिंग का। इनमें यूनिक इसलिए था क्योंकि सेम सिटीजन, ऑस्ट्रो हंगेरियन क्षेत्र जो था वहाँ के सेम सिटीजन दो रूलर के द्वारा रूल होते थे। ऑस्ट्रिया के जो रूलर थे और हंगरी के जो रूलर थे दोनों ही समान भाव से रूल करते थे। द एम्पायर वाज henceforth टू बी कॉल्ड ऑस्ट्रिया हंगरी एंड वाज टू बी अ डुअल मोनार्की। ऑस्ट्रिया हंगरी वह जो है वह स्टेट बन गया और डुअल मोनार्की के द्वारा रूल होने लगा। ऑस्ट्रिया का भी और हंगरी का भी रूलर रूल करने लगे। ईच हैड द सेम रूलर एंड ईच गवर्न इटसेल्फ इन ऑल द इंटरनल अफेयर्स। दोनों ही गवर्नमेंट जो रूल करते थे वे अपने इंटरनल अफेयर्स को लेकर अपने जो जाति थे उसके वेलफेयर के लिए ज़्यादा ध्यान देते थे। Moreover, in each there was a dominant race। उन दोनों में एक डोमिनेंट रेस था, द जर्मन्स इन ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया में जर्मन्स जो थे वे डोमिनेंट थे, पावरफुल थे। द मग्यार्स इन हंगरी, और हंगरी में मग्यार्स इसका डोमिनेंट था। और दोनों ही जो जर्मन्स थे और मग्यार्स थे वे दोनों आपस में एक दूसरे से रेस के आधार पर नफरत करते थे, which became the most important feature of the Austrian history during the next 50 years, जिसके कारण आगे जो 50 years का रहा वह ऑस्ट्रिया के इतिहास में एक नया युग, एक जो है नए प्रोसेस को उत्पन्न किया। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ 1867, याद रखो 1867 में जिसकी कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा जो ऑस्ट्रो हंगेरियन स्टेट का निर्माण हुआ था वह चालू रहा, रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर 50 years, क्योंकि 50 years तक आगे अनचेंज रहा, दोनों ही रूलर रूल करते थे सेम सिटीजन पर, अनटिल द डुअल मोनार्की कोलैप्स्ड इन 1918। हम देखते हैं डुअल मोनार्की जो था वह 1918 यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद यह संधि भी समाप्त हो गया। एज रिजल्ट ऑफ एन एग्जॉस्टिंग वार, फाइनली इन नवंबर 1918 हंगरी बिकेम एन इंडिपेंडेंस रिपब्लिक विद मिहेली कैरोली एज हर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट। हम देखते हैं कि 1918 में जो हंगरी था वह एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक जो है बन गया, इंडिपेंडेंट नेशन बन गया, और मिहेली कारोली जो वहाँ के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने, कहाँ के, हंगरी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट बने। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 1867 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का निर्माण हुआ था उसकी समाप्ति फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हो गया था। ओके, नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन पोलैंड, पोलैंड के बारे में हम पढ़ेंगे।